बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं, व्हाट इज फ्लक्स, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हमारे पास किसी भी चीज का किसी एलिमेंट से पास होना। लाइक हमारे पास कोई 5 बंदे हैं और वो एक गेट से एंटर हो रहे हैं, तो हम उसका कहेंगे इसका जो फ्लक्स है वो 5 है। अगर कोई हमारे पास फील्ड लाइंस किसी एलिमेंट से पास हो रही हैं, तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरिया है ये, अब इसमें से फील्ड लाइंस यहां पे भी पास हो रही हैं, यहां भी पास हो रही हैं और बाहर से भी पास हो रही है। तो ये हमारे पास एरिया है, इस एरिया से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो 3 है, तो हम इसको कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3 है। ये जो बाहर जा रही है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a certain element, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, of a area is known as electric flux. Through that area, उस एरिया से जो पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो उसके बाद हम इसको डिनोट जो करते हैं वो फाई से करते हैं, रीड एज फाई, और ये एक ग्रीक लेटर है। अब हम इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पैच ऑफ फ्लैट सरफेस। अब यहां पे फ्लैट सरफेस यूज हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लिमिटेशन भी आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो होल्ड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिर्फ फ्लैट सरफेस पे करता है। तो हम कहते हैं थ्रू पैच ऑफ फ्लैट सरफेस इज डिफाइंड एज the scalar product of electric intensity E and vector area A। तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया A का। अब यहां पे इसको मैथमेटिकली phi E is equal to E dot A, हमारे पास E A cos थीटा है जब इसको ओपन किया। अब देखने वाली बात ये है कि यहां पे वेक्टर एरिया A यूज हुआ है। वेक्टर एरिया और सिंपल सरफेस एरिया में क्या फर्क है, ये इस आर्टिकल के बाद इस चैप्टर में बारहा यूज होंगे ये वर्ड्स, वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया। तो हम इसको सबसे पहले एलैबोरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक पेपर है, ये हमारे पास एक पेपर है, इस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास सरफेस एरिया है, ये जो हमारे पास है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ कर दें एक मार्कर से परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एरिया आ जाएगा। अब वेक्टर एरिया आप यहां पे देखें हर वक्त सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। लाइक मैंने इस तरह से सरफेस कर ली, मैंने इस तरह से सरफेस कर ली, मैंने इस तरह से सरफेस कर ली, ये सरफेस एरिया है, ये वेक्टर एरिया, ये ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ये जहां भी होगा ये वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे वो बात कर रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। तो हमने इसको डिफाइन किया। उसके बाद वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A, E और A के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखें हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है और जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जब ये स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम इसको देखते हैं डिपेंडेंस फैक्टर के हैं। तो जो डिपेंडेंस फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, कितनी लाइंस पास हो रही हैं एक यूनिट एरिया से। सेकेंडली एरिया ऑफ सरफेस, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, अगर सरफेस एरिया कम है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी।
उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। अगर तो हमारे पास सरफेस एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अगर वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। और अगर कोई एंगल बना रहा है तो उसका प्रोजेक्शन लेंगे हम। तो हमारे पास स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस क्या है, व्हेन एरिया ऑफ एलिमेंट या प्लेन ऑफ सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, और या सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर एरिया A इज पैरेलल टू E। अब मैंने डायग्राम से एलैबोरेट किया है, ये हमारे पास एक प्लेन है। अब यहां पे इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया आ रहा है वो ये हमारे पास आ रहा है, इसको हमने 8 से डिनोट कर दिया। अब यहां पे देखें, जब वेक्टर एरिया A से डिनोट किया हमने और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया A के क्या है, पैरेलल है, लेकिन सरफेस एरिया के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। लाइक मैं इसको एग्जांपल से एलैबोरेट करता हूं। ये हमारे पास ये एक सरफेस एरिया, लेट्स सपोज ये वेक्टर एरिया ये इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आ रही हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया है वो आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और हमारे पास वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। जब जीरो बनेगा, E डॉट A डेफिनेशन में हमने पुट किया E A cos 0, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास E A cos 0 क्या होता है, 1। तो हम यहां पे लिखेंगे E A into 1, E A आ गया हमारे पास। इन दिस केस फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ये हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसके बाद केस 2 हमारे पास आएगा, व्हेन एरिया एलिमेंट ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू। अब हमारे पास पहले केस था, पहले हमने इस तरह से रखा हुआ था, अब हम इस तरह से सरफेस एरिया रख देते हैं। अब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी इसी डायरेक्शन में होंगे, हमारे पास इस डायरेक्शन में होंगी। जब इस डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास phi E is equal to E dot A, इसकी डेफिनेशन जब ओपन करते हैं हम तो E A cos 90, तो हमारे पास E A cos 90 क्या होता है, 0। जब cos 90 आपके पास 0 होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इन दिस केस फ्लक्स विल बी मिनिमम। और थर्ड केस हमारे पास क्या है कि when area of element null held perpendicular, null held parallel, अब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। अब हमारे पास कोई ऐसा केस है, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, इन दिस केस अब हमारे पास कोई एंगल बना होगा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर एरिया, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। वेक्टर एरिया कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा वेक्टर एरिया उतना ही हमारे पास फ्लक्स आएगा। तो हमारे पास उसके केस में phi E is equal to E A cos थीटा रहेगा। हम इसको स्लाइटली रीड करते हैं। इन दिस केस when A is neither perpendicular nor parallel to the field lines but make an angle थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है, ये एक मैंने ये वाला एंगल थीटा बनाया या यहां पे हमारे पास थीटा एंगल बनता है, तो वो कहता है विद द लाइंस इन दिस केस वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो हमारे पास वो हम सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। जितना प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा तो उतना हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। phi E is equal to E A cos थीटा। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हमारे पास E A हमारे पास cos थीटा है। थीटा हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और A है। A एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है E is equal to फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और
चार्ज का यूनिट क्या होता है, पर कूलम आ जाएगा, क्योंकि कूलम नीचे है ऊपर जाएगा तो पर कूलम हो जाएगा। साथ हमारे पास क्या होगा, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये इसका यूनिट आ जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।